हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट में। तो पहले मैं डिफाइन करूंगा अल्टरनेटिंग करंट क्या है। ठीक है, तो वो फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है, जिसका टाइम के अनुसार उसकी वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, पहले मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी क्या होता है, टाइम के अनुसार उसकी वैल्यू चेंज नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू होता है। जो बैटरी प्रोड्यूस करता है ना, वो होता है डीसी करंट। ठीक है, जो अपने घर के अंदर आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। अगर सर्किट में अगर सिर्फ मैं रजिस्टर अटैच करूंगा, ठीक है, तो उसको बोलूंगा रजिस्टर सर्किट। तो सब अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर सर्किट, रजिस्टर में क्या यूज कर सकते हैं, बल्ब, फैन, एसी, कूलर ना। कैपेसिटर मींस ये चार्ज को स्टोर करता है, उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सर्किट में मैं पैरेलल प्लेट लगाऊं और अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये चार्ज को स्टोर करता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इंडक्टर। तो इंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट में अप्लाई करूंगा तो ये कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर आरसी सर्किट मतलब फिर आर और सी का कॉम्बिनेशन करके चेक करेंगे, फिर सी और एल का कॉम्बिनेशन करके चेक करेंगे, फिर साथों में तीनों चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसका बिहेवियर क्या है, उसका ग्राफ क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एल मतलब इंडक्टर। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, समझा। जैसे देखो चार्ज मतलब पहले के टाइम में जो ये होता था ना, बल्ब एलईडी वाला, उसके अंदर देखो एक ऐसा बॉक्स होता था, वो क्या करता था, चार्ज को स्टोर करता था। पहले के लैपटॉप देखो लाइट चलेगा तो तुरंत नहीं बंद होता था, टाइम लेता था बंद होने में, क्यों, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता था ना चार्ज के फॉर्म में, तो वो धीरे धीरे खत्म होता था, ताकि तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइट चला गया तो धीरे धीरे तुम बंद कर लो, शट डाउन कर लो, सेव कर लो। उसके लिए क्या स्टोर करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर चार्ज, और रजिस्टर जो डायरेक्ट करंट को पास करवाता है ना, उसको ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को बोलता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, एसी में डीसी डायरेक्ट करंट विच हैज फिक्स्ड पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द पावर सप्लाई। तो डीसी का फुल फॉर्म क्या है जी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू बताया था अभी, ये कांस्टेंट होता है अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो। ठीक है ना, ये वैल्यू मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट का ही बैटरी रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। ठीक है ना, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट भी फिक्स होता है। ठीक है, कोई बैटरी लो तो ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव है, नीचे वाले को नेगेटिव होता है ना। रिमोट के अंदर लगाते हैं, टीवी के रिमोट के अंदर, एसी के रिमोट के अंदर। ठीक है, तो ये सब आपका डायरेक्ट करंट होता है बैटरी। नेक्स्ट आता है एसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट फॉर विच पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज कीप्स चेंजिंग पीरियोडिकली ग्राफ। ये जो ग्राफ होता है इसको पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं। पीरियोडिक मतलब एक टाइम के बाद वैल्यू रिपीट होता है। जैसे साइन का ग्राफ होता है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, बराबर ना, फिर 0 पे मतलब 2π आता है, बराबर ना। तो ये एक कंप्लीट साइकिल 360 पे करता है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ गया, ये आपका π/2 हो गया, ये 0, ये आपका पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। तो ये वन कंप्लीट साइकिल को हम लोग जो वेवलेंथ बोलते हैं ना, तो एक कंप्लीट साइकिल के बाद वो वैल्यू रिपीट करता है, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिन रात होता है तो ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, 24 घंटे में दिन रात होता है, रोज हम लोग 8 बजे क्लास पढ़ते हैं, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, फॉर विच पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज keeps changing periodically। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो,
नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज इन द प्रीवियस चैप्टर बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग डीसी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो एसी जनरेटर के बारे में। तो एसी जनरेटर में वोल्टेज कैसे जनरेट होता है जी? उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये होता है फिक्स्ड, ठीक है। ये साइन फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, बराबर है। और ये तुम्हारा चेंज होगा, ई का वैल्यू टी पे चेंज होगा ना, टी ये ओमेगा टी अलग अलग होगा तो ई का वैल्यू भी अलग होगा, ठीक है। ये चेंजिंग वोल्टेज है, ये याद रखना, आगे यूज करेंगे। ई नोट को हम लोग पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। ई नोट को क्या बोलते हैं? ये आपका पीक वैल्यू है, ठीक है, ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो यहां तक देखो, फिर नेक्स्ट पे बात। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो एज द टाइम वेरिएशन ऑफ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ईएमएफ, करंट इन सर्किट कनेक्टेड टू जनरेटर विल बी। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है? फेज एंगल है। तो अपना E का फॉर्मूला क्या दिया? E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? अल्फा का, समझा ना। दोनों सेम एंगल पे थोड़ी रहेगा, अलग रहेगा। तो अल्फा क्या है आपका? फेज एंगल, ठीक है, बिटवीन E एंड I। अल्फा डिफरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। लिखना है तो यहाँ पे लिख दो, ये बताता है फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड E, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? आई नोट क्या है? वही पीक वैल्यू, नो, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इट कैन बी सीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी साइनोसॉइडली विद द टाइम। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये पहले भी बोला हूं, ये मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? ई नोट। ये क्या है? पाई बाई टू, ये है पाई, ये क्या है? 3 पाई बाई 2, ये है 2 पाई। एक्स एक्सिस पे क्या है? ओमेगा टी, टाइम, फेज एंगल, ठीक है। तो देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज रिवर्स्ड आफ्टर एवरी हाफ रिवोल्यूशन ऑफ द टाइम। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, कोरस्पॉन्ड टू करंट इज अल्टरनेटिंग करंट, समझा ना। क्योंकि देखो पहले इंक्रीज वैल्यू होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर और डिक्रीज, फिर इंक्रीज, समझा ना। तो हमेशा हाफ में चेंज हो रहा है ना। अगर सर्कुलर फॉर्म में करूंगा तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग है, सेकंड क्वाड्रेंट में अलग बिहेव कर रहा है, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग, समझा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये हमेशा हाफ में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एंड आरएमएस। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है जी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है इसका वैल्यू? मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट गो थ्रू ऑल द वैल्यू बिटवीन 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो ये स्टार्ट होता है 0 से और जाता है मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग पीक वैल्यू भी बोलते हैं, बराबर ना। तो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पहले निकाल कर बताता हूं। तो एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग?
साइन थीटा जो होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई होता है साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 से पाई डी थीटा। मतलब इंटीग्रेट करना साइन को 0 से पाई। एक साइकिल कितने का होता है? देखो ये आप पॉजिटिव साइकिल तो 0 से पाई है ना एक साइकिल, इसलिए 0 से पाई डाला। और एंगल भी 0 से पाई चेंज हो रहा है, मतलब साइन भी 0 से पाई और एंगल भी 0 से पाई के बीच में चेंज हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा ना 0 से पाई, और इसका इंटीग्रेशन थीटा होता है 0 से पाई। ये समझा? देसी का ये वाला डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और साइन का माइनस आता है, फॉर्मूला है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखो तो मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा डी थीटा रहेगा तो माइनस कॉस थीटा आएगा, बराबर है। और अगर इंटीग्रेशन डी थीटा है तो सिर्फ थीटा आएगा, बराबर है। ये लिख दिया हूँ फॉर्मूला, उसका मैं यूज किया, ठीक है। अभी इसके अंदर वैल्यू डालो तो ये माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाई पाई माइनस 0, ये माइनस कॉस पाई कितना होता है? -1, कॉस 0 1 डिवाइड बाई पाई, ये होता है 2 बाई पाई, ये वैल्यू आया। तो एवरेज एसी का वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 बाई पाई। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो 2 बाई 3.14 ये आता है 0.367, ये आपका एवरेज वैल्यू देगा ऑफ ईएमएफ, ठीक है। यहाँ तक लिखो, पॉज चालू कर, नहीं बहुत देर हो जाएगा ना फिर, ठीक है। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सर्किट करंट और ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो नया फॉर्मूला मिला, ये लिख लो, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सर्किट सर्किट करंट और ईएमएफ दोनों का सेम ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जी, बताओ? ये आ जाएगा 0.637, ठीक है, इनटू देयर पीक वैल्यू, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला मिलेगा आपको, आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इनटू आई है तो यहाँ पे आई नोट आएगा, बी है तो ई एवरेज क्या आएगा? ये आएगा आपका सेम 0.637 इनटू ई नोट। तो ये तुम्हें एमसीक्यू में आएगा, आज जाके सॉल्व करके देखना। तो आई एवरेज और ई एवरेज का फॉर्मूला क्या है? 0.637। यहाँ पे मैं प्रूफ कर दिया कहाँ से आया, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो आई स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर लिखो, बाई 2 पाई, ठीक है। तो आई का वैल्यू इसके अंदर डाल दो, राइट वाला मिटाता हूँ, कहाँ तक? बस ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नोट, वो वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा जी, बताओ? तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ठीक है। आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखो यहाँ पे कहाँ से आए ये बताता हूँ, ये अभी फॉर्मूला लिखा था, आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ थीटा, बराबर ना। तो इसको स्क्वायर करो तो आई स्क्वायर इंटू आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू इसमें डाल दिया, समझा ना? ये समझा नहीं? देखो आर एम एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर ना, मतलब इसको स्क्वायर करना है, करंट वाले को, इसको, इस इक्वेशन को स्क्वायर करो तो ये मिलेगा। तो ये स्क्वायर किया तो कंप्लीट साइकिल है ना। कंप्लीट साइकिल कैसे होता है? ये आपका 0 था, ये पाई है, ये 2 पाई है ना,
तो एंगल कहाँ से चेंज हुआ मैक्सिमम, मिनिमम 0 और 1 कंप्लीट साइकिल में 2 पाई है ना, 0 से स्टार्ट हुआ 2 पाई पे खत्म होगा, पीरियोडिक फंक्शन है ना ये। तो ये पूरा यहाँ से गया 0 से 2 पाई, ये लोअर लिमिट नीचे वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट, समझा ना। और ये डायरेक्ट डिवाइड बाय थीटा करते थे, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 पाई कर दिया हूँ, ठीक है। देखो अभी नीचे वाला फॉर्मूला में नीचे थीटा था ना, तो ये डायरेक्ट 2 पाई लिख दो, ये समझा। अभी इसको सॉल्व करना है, तो ये IRMS मतलब करंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई। ये जो आई नोट है वो कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर लेंगे आई नोट का स्क्वायर। अभी इंटीग्रेट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 0 से 2 पाई। अभी ये मैं मैथ्स में पढ़ाया हूँ, कैसे करेंगे बताओ। ये सॉल्व करना है, मैथ्स का फॉर्मूला है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखो मैथ्स में पढ़ाया हूं, याद है दक्ष, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं समझा तो इसका सिंपल फॉर्म लिखता हूं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से मुझे ये चाहिए ना, तो इसको लेफ्ट में लो और इसको राइट में भेजो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये समझा तेरे को ऋषिका? देखो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर लिया, इसको इधर भेजा, तो ये बन गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर लिया। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये वैल्यू, तो क्या आएगा IRMS इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू आई नोट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। समझा? ये रौनक समझा गया? तो अभी इंटीग्रेट कर देता हूं, ये आपका तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर रखो, तो ये हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर बाई 2 पाई। इसको इंटीग्रेट करूंगा जी 1/2 का, तो क्या आएगा, इसका लिखो बाद में देख लो, 1/2 कांस्टेंट है और डी थीटा के जगह पे क्या आता है, थीटा, समझा। फिर कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2 थीटा, और इसका कोएफिशिएंट को डिवाइड करते हैं 2, और ये ऑलरेडी एक 2 था ना, तो एक और 2 आएगा इसके साथ, समझा। क्योंकि ये 2 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, समझा क्या? तो यहां तक आ गया। अभी इसके अंदर लिमिट्स डालो 0 से 2 पाई और सिंप्लीफाई करो, यहां तक लिखो, फिर बताता हूं। तो देखो ये इंटीग्रेशन कर दिया, अभी वैल्यू फाइंड करना ना डाल के, तो अपना क्या आ गया, IRMS इज इक्वल टू, ये आया आई नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। अभी वैल्यू डालता हूं इसके अंदर, तो 1/2 ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ 0। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0। फिर इसके अंदर भी डालो, तो माइनस 1/4 बाहर ले लो, थीटा के जगह पे क्या डालना है, 2 पाई, ठीक है। तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 0, समझा ऋषिका? तो साइन 360 जो होता है ना वो 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है। क्यों? देखो पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ पे गया, तो ये हो गया आपका 2 पाई, बराबर है ना। तो 2 पाई हुआ, तो देखो ये 0, इसका वैल्यू साइन 0 का वैल्यू भी 1 और साइन 2 पाई का वैल्यू भी 1 नहीं है, 0, समझा ना। साइन 0 0 और साइन 2 पाई भी 0, दोनों का वैल्यू 0। यहाँ पे cos 0 होता है तब 1 होता है ना, याद है, कंफ्यूज नहीं होना। तो cos 0 रहेगा तो 1 और cos 2 पाई भी रहेगा तो 1, ठीक है ना, इसका उल्टा होता है ना साइन, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू चला गया, 0 हो गया ना, तो बचा सिर्फ ये वाला। तो ये क्या बचा आपका, आई नोट का स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या मिला, आई नोट का स्क्वायर बाई 2, ये आपका IRMS का वैल्यू मिला, समझा। इसके पहले वाला क्या बताया था, बताओ, आई एवरेज का वैल्यू क्या बताया था, बताओ, 0.637 इंटू ई नोट। यहाँ पे आई है तो आई नोट लिखेंगे,
ये समझा? तो दोनों में देखो डिफरेंस है ना, ये 1/2, तो ये आया तुम्हारा। तो यहाँ देखो इसको हम लोग स्क्वायर भी लिखे थे ना, इसको स्क्वायर लिखा है, बोल गया, ये स्क्वायर कर रहे हैं ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर लो। तो अभी अपना इसको और थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर बाई 2, बराबर है। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या मिलेगा जी बताओ? ये एक आ जाएगा आई आर एम एस, ये आ जाएगा आई नोट, ये आ जाएगा √2, ये समझा क्या? 2 था ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का 1 बाहर आता है, ये 2 का 1 बाहर आएगा और ये √2 हो जाएगा ना, समझा ना? जैसे अंडर रूट x स्क्वायर है तो x आता है ना, तो अंडर रूट आई का स्क्वायर आर एम एस है तो आई आर एम एस आएगा, मतलब बेसिकली मैं अंडर रूट ले लिया हूँ ना, समझा? तो 2 अंदर तो 1 बाहर, समझा यहाँ तक दक्ष? तो अभी इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.707 इंटू आई नोट आई आर एम एस, ये समझा? तो देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत कम, थोड़ा सा ही का डिफरेंस है ना। आई आर एम एस का वैल्यू 0.707 है, ये कितना है 0.637, बराबर है, यहाँ तक लिखो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो अभी नेक्स्ट देखो, जूल्स लॉ क्या होता है रौनक? जूल्स लॉ 10th में पढ़े थे ना, H इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, याद आया? इसी को जूल्स लॉ बोलते हैं ना। तो हीटिंग प्रोड्यूस साइनोसेंट्रिकली वेरी एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अगर कोई भी कंपोनेंट लगा है और उसमें एसी वोल्टेज या करंट अप्लाई किया हो तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो उसको हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं। तो ये हो गया करंट का स्क्वायर रेजिस्टर इनटू टाइम। तो इसको क्या करूंगा, अगर ये साइनोसॉइडिकली है तो 0 से टाइम के जगह पे क्या जाएगा, ये टाइम क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। और करंट का स्क्वायर ये फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है, इनटू आर इनटू dt, ये समझा? देखो करंट के जगह पे क्या लिखा हो, करंट का फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड ना, क्यों? क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर ना, ये टाइम का फंक्शन है इसलिए t लिखा हो। ये R रेजिस्टर और t के जगह पे dt लिखा हो, समझा? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो इसको सॉल्व करना है जी। तो H इज इक्वल टू R कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, ठीक है। और क्या पुट करना है बताओ? ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा R बाई ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये आई स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी ओमेगा टी, ठीक है। मतलब मैं टी के जगह पे ओमेगा टी लिखा हूँ, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ना, देखो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा ना, यहाँ तक क्लियर है? अभी जो कांस्टेंट है उसको तो मैं बाहर ले लिया हूँ, अभी इसको इंटीग्रेट करूंगा जी, तो ये हो जाएगा R अपॉन ओमेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू अभी कैलकुलेट किया ना आई स्क्वायर ओमेगा डी टी का, इसका ये क्या आया था अपना आंसर आई नोट स्क्वायर बाई 2, याद आया क्या? अभी सॉल्व कर किया था ना, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर इसके अंदर लिख दिया हूँ, तो ये आ जाएगा इनटू और लिमिट में ऊपर 2 पाई भी आता है तो h, तो 2 पाई r आई नोट स्क्वायर बाई 2 पाई, तो यहाँ से कैंसिल कुछ हो रहा है 2 तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ r इनटू आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या था बताओ? का स्क्वायर, अभी बताया था ना आई आर एम एस क्या होता है आई नोट स्क्वायर ना, आई नोट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका अंडर रूट लिए थे तो आई आर एम एस क्या आया था आई नोट बाई √2 ना, तो यहाँ पे आई नोट स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है, उसके जगह पे आई आर एम एस का स्क्वायर लिख लो, ये समझा? और ये 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा बच रहा है,
सिर्फ इसके जगह पे ये लिखा हूं मैं, समझा ना? तो it has been seen that heat produced by DC current of magnitude IRMS is for time is 2 pi by omega. तो लिख लो it is same as heat produced by a DC current of magnitude IRMS for time t is equal to 2 pi by omega. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बता दो। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फेजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फेजर्स। तो फेजर्स क्या होता है? ये एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं फेजर्स। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज या EMF। ठीक है, द एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है, इज कॉल्ड फेजर्स। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस होगा ना जी, उसको हम लोग फेजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फेजर फॉर अल्टरनेटिंग EMF हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका डायग्राम तुम्हें बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका है आई नोट, ओमेगा से इसको रोटेट किया, ये हो गया आपका आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये एंगल आ गया। तो ये फेजर डायग्राम है दोनों। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट। बताया था ना, नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट। तो फर्स्ट अपना AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के थ्रू AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये आपका AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे E। ठीक है, ये आपका रजिस्टर R हो गया। तो हम लोग को E का फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। और हम लोग को ओम्स लॉ से क्या पता है, E इक्वल टू आई इंटू आर। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो। तो दोनों E का ही वैल्यू है, EMF इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। अगर मैं 1 को 2 से इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा रौनक, दोनों सेम है ना लेफ्ट साइड वाला, तो राइट साइड वाला भी इक्वल होगा। आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से E इक्वल आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी, आई इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ई नॉट बाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट लिख सकता हूँ ना, ओम्स लॉ से। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ करंट और वोल्टेज का साथ में, तो दोनों सेम फेज में है ना, यहाँ पे दोनों में कोई भी एंगल डिफरेंस नहीं है, तो ये आपका सेम फेज में है। तो यहाँ पे लिखने का
So for a resistor there is zero phase difference between instantaneous alternating current and instantaneous alternating EMF. तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक ऐड कर लो, for a resistor there is zero phase difference between instantaneous alternating current and instantaneous alternating EMF. ठीक है, they are in same phase. ठीक है, both E and I reach zero minima and maximum value at the same time. Both E and I reach zero minimum and maximum value at same time. ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। तो आप ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका ई का डायग्राम हो गया, ईएमएफ का, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का क्या हो गया जी? ऐसे अल्टरनेटिंग करंट, इसको थोड़ा सा डॉटेड से रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे। तो ये आपका आई नोट हो गया, ये ई नोट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ बोथ। तो ये आई हो गया, जीरो से आई, ये 2 पाई। तो सेम फेज में तुम्हें दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम है ओमेगा टी और आई पे ई और आई वाई एक्सिस पे। तो इसको हम लोग फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। फेजर एंगल बता दिया हूँ, तो इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? फेजर डायग्राम, क्योंकि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम होता है, तो ये फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, ठीक है। ये आपका है आई नोट, ये है ई नोट, ये आपका आई वैल्यू, ये ई वैल्यू, ये हो जाएगा आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इनका एंगल डिफरेंस कितना है? ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका ये डिफरेंस कितना है? ये ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो फेज डिफरेंस है ये, इसको फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो फेजर डायग्राम फॉर एसी सर्किट इन रजिस्टर, फॉर रजिस्टर। चलो ये लिख लो 13.2 न्यूमेरिकल।